So good morning all of you. Good morning. So today we are in the fifth lecture of capacitors और last day हम लोग combination of capacitors पढ़ रहे थे, जहाँ पहले हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट सर्किट्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट शुरू किया था. ठीक है. Today's date is 9th of June. अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं. हमने आपको सबसे पहला जो पॉइंट बताया था वो था इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स. इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर इस पॉइंट को आपने मान लिया है, इस पॉइंट का पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपने मान लिया है कुछ V, या अगर मैं बोलूं कि पहले वाले पॉइंट का मान लीजिए आपने पोटेंशियल क्या मान लिया है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपने मान लिया है V1, तो श्योरली इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1. तो अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो दोनों पॉइंट का नेम भी हम क्या दे सकते हैं, सेम दे सकते हैं. उसी तरीके से अगर इसका नाम हमने दे दिया है V2 दे दिया है तो इसका भी क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा. इसका अगर हमने नाम V3 दे दिया है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा. और सेम पोटेंशियल का मतलब मान लेते हैं कि वो सेम पॉइंट है. सेम पॉइंट मानते ही हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है. और हम लोग कैसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारा A1 वाले को हमने क्या नाम दे दिया, 1 वाले को हमने नाम दे दिया A, 2 वाले को नाम दे दिया B और 3 वाले को 1 2 को और दूसरा इसको नाम दे दिया हमने C कुछ, इसको हमने नाम दे दिया कुछ C. क्लियर है. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए A है, मान लीजिए मेरे पास B है, मान लीजिए हमारे पास C है, हमारे पास A है B है C है, तो A और B के बीच कितना लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है. B और C के बीच कितना लगा हुआ है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है. फिर से अगर आप देखिए तो ये भी A है, तो A और C के बीच कितना लगा हुआ है, A और C के बीच भी अगर देखें तो दो कैपेसिटर लगा हुआ है. फिर से देखते हैं A और B के बीच क्या लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर लगा हुआ है. फिर से देखें तो हमारा C और B के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है. ये आपका पूरा का पूरा फाइनल सर्किट हो जाता था. हमने ये बताया था लास्ट क्लास में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का. आज हम लोग एक नए अरेंजमेंट की तरफ बढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज. ये बहुत ही कॉमन अरेंजमेंट है और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट में पढ़ेंगे. अरीज ने एक सवाल पूछा है कि सर क्या इक्वी पोटेंशियल का अरेंजमेंट रेजिस्टेंस में भी काम आता है. ये रेजिस्टेंस में ही ज्यादा पूछा जाता है अरीज, ये रेजिस्टेंस में ही पूछा जाता है, क्योंकि मैं इस टॉपिक को लेके इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि ज्यादा टॉपिक हम लोग ये वाला टॉपिक जितना भी लास्ट क्लास में पढ़े हो ये सब हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं ज्यादा. तो इसीलिए मैं इसी चीज को बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इसको बताने में भी, क्योंकि हमें तो बाद में पढ़ना ही है. कल का लेक्चर भी मैं जो लेने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट करंट का ही बेस तैयार करेगा आपका. ठीक है. चलिए मैं अब आता हूं अपने अगले सर्किट पे, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज की जब नाम आता है तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क या इट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ arrangement of 5 capacitors. 5 capacitors. It's a type of arrangement of 5 capacitors. ठीक है. कैसा 5 कैपेसिटर्स, तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग कुल 4 पॉइंट ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 और 4. 4 एडजेसेंट पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और हम लोग चारों के बीच में एक एक क्या लगा लेते हैं, कैपेसिटर लगा लेते हैं. क्लियर है. हमने चारों के बीच एक एक कैपेसिटर लगा लिया. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि मान लीजिए चारों पॉइंट का नेम क्या है, A, B, C और D. तो हम क्या करते हैं, वो चारों में से दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पे के बीच में
दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। किसी भी दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं और बचे हुए दूसरा डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं। यानी दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के दो पेयर्स हैं, एक पेयर में बैटरी और एक पेयर में कैपेसिटर लगा देते हैं। इसी 5 कैपेसिटर के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। याद रखिएगा, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ जाए तो बड़ा आसान होता है ये। अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये C1 है, ये हमारा क्या है C2 है, ये हमारा क्या है C3 है और ये हमारा C4 है और ये हमारा C5 है। ठीक है, बैटरी आपने वोल्ट किया, VA वोल्ट का अप्लाई किया, तो बैटरी लगाओगे तो सब में चार्ज फ्लो कर जाएगा, सारे कैपेसिटर में बैटरी चार्ज फ्लो कर जाएगा। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड, नॉर्मल व्हीट स्टोन ब्रिज से ज्यादा पढ़ते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगले क्लास में मैं थोड़ा सा नॉन बैलेंस वाला भी थोड़ा डील कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि अगर मेरा C1/C2, याद रखिएगा कौन सा, C1/C2 एक साइड वाले इज इक्वल टू C3/C4, अगर मेरा C1/C2 C3/C4 के इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, B और D का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर C1 C2 का रेशियो C3 C4 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा देन पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। जो बता रहा हूं इसका प्रूफ करंट में पढ़ाऊंगा, इसका प्रूफ करंट में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी समझो कि अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो VB इक्वल्स टू BD, हमें अभी थोड़ा काम आएगा इसका। तो जैसे ही B और D के बीच अगर पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो C5 के थ्रू क्या कोई चार्ज जाएगा? आप खुद सोचो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो चार्ज को जाएगा क्या? याद रखिएगा, चार्ज थ्रू C5 इज 0, चार्ज थ्रू C5, चार्ज थ्रू C5 इज 0। और ऐसा कैपेसिटर जिसके थ्रू कोई चार्ज ही नहीं है वो किसी काम का है क्या? ऐसा कैपेसिटर जिसके थ्रू कोई चार्ज ही नहीं जा रहा है, इज इट ऑफ एनी यूज क्या? नहीं, इट्स ऑफ नो यूज। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर C5 इज इनएक्टिव। तो अगर मैं आपको बोलूं कि C5 के को हटा करके अगर सर्किट को ड्रॉ करें तब कैसा होगा? अगर आप C5 को हटा करके जब सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? तो इजी हो गया ना, अब तो सर्किट इजी हो गया ना। आपका ऊपर का दोनों क्या हो गया? आपका ऊपर का दोनों सीरीज में हो गया, आपका नीचे का दोनों भी क्या हो गया? सीरीज में हो गया। सॉल्व नहीं हो जाएगा? बोलिए, क्या अब सॉल्व नहीं हो जाएगा? याद रहेगा एवरीवन? क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट याद रहेगा सब लोग? ये एक रेजिस्टेंस में भी आएगा, ये कैपेसिटेंस में भी आएगा। जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं ये हमारे अगले चैप्टर का भी 30% पोर्शन है, तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां पे हम और लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो हम लोग सीधा सीधा पहचानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में व्हीट स्टोन ब्रिज के चक्कर में नहीं होता है बैलेंस, फिर भी बैलेंस मान लेते हैं। यहां से बचना है। वैष्णवी ने अनम्यूट करने को बोला, बोलिए वैष्णवी। सर व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब ये कि ये 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट होता है। वैष्णवी बोलिए, अनम्यूट किया है आपको? सर वैष्णवी सर वॉइस आ रहा है आवाज? अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। वैष्णवी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आ रहा है? हाँ बोलिए सर बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है वैष्णवी। यस सर। सर बोल रहे हैं ना व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब कि वही अरेंजमेंट होता है ना कैपेसिटर का। आज तो क्या हम
तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो ऑलवेज जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें C5 ऑलवेज 0 होगा, देन हम लोग यूज नहीं, करेंगे गलत। ऐसा। C5 0 नहीं है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, चार्ज C5 गेट 0, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, उसके अक्रॉस 0 हो गया। अगर मैं बोलूं कि VB और VD सेम हो गया, अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या B और D के बीच में? नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या चार्ज फ्लो करेगा क्या वैष्णवी? नहीं। काम खत्म हो गया ना उसका। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए बच्चों, हम लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चेक करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, बस आपको दिमाग लगाना है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और है तो क्या ये बैलेंस्ड है। कल्याणी मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? बच्चों मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? आई थिंक कल्याणी नहीं हो रही है। आई थिंक मेजॉरिटी तो कह रहा है कि नहीं लैग हो रहा, बट स्टिल सो 2-3 लोगों ने कहा है, होपफुली देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। लेट्स सी, बता दो अगर लैग कर रहा हो तो बता दो, मैं रिपीट तो कर दूं कम से कम। एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, नेटवर्क मेरा ठीक बता था। चलो जल्दी ट्राई करें। रिया ने कहा है कि सर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। रिया देख लेते हैं। रिया ने कहा है कि इट्स बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या आप लोग अग्री करते हैं इससे? देखो बैलेंस नहीं हुआ, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा बिना बैलेंस का। बैलेंस अगर नहीं हुआ ना तो नहीं बनेगा। आदर्श कह रहा है बैलेंस नहीं है। आदर्श, आदर्श सेइंग बैलेंस नहीं है। डायगनली ऐसा कुछ तो आनंद नहीं बताया था मैंने। क्या कैपेसिटी उसी तरीके से अरेंज नहीं है क्या? निधि ने आंसर बताया है। निधि मैं रुकूं, वेट करूंगा थोड़ा सा। पहले तो ये व्हीटस्टोन है कि नहीं ये पता करो, फिर बैलेंस अनबैलेंस की बात करेंगे। क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? वो टेढ़ा दिखाना जरूरी नहीं है मुझे। वैष्णवी क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है क्या? वैष्णवी क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है क्या? वैष्णवी अनम्यूट कर रहा हूं। सर, बोलिए सर डायगोनली अटैच होता है ना। डायगनली, क्या आप डायगनली आप सिर्फ वायर के एंगल पे देख रहे हो? क्या ये अभी भी दो ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि कुल मिला के कितने कैपेसिटर है? बताइए। सर 5। 5। क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में, अगर मैं ये 4 पॉइंट अगर ये अज्यूम कर लूं, तो क्या ये अरेंजमेंट नहीं है? यस सर, यस सर, समझ गए सर। बोलिए। यस सर, है। समझ। चलिए हमारे पास कुछ आंसर्स आए हैं 9/4। निधि का आंसर आया है, अरीस का आंसर आया है, आनंद राज का आंसर आया, राघवेंद्र का आंसर आया है। ठीक है, स्टिल पहला तो बात यही है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब बात आती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 1/3 इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, 2/6 इक्वल्स टू 3। तो ये तो पहली चीज क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये बीच वाला जो कैपेसिटर है वो किसी काम का नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं सर्किट से, कि उसके थ्रू कोई चार्ज तो जाना नहीं है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीच वाला कैपेसिटर हट गया, अब क्या बचा? ऐसा बचा क्या? 1, 3 और 2 और 6 बचा क्या? 1, 3 और 2 और 6 बचा। अब अपने को सॉल्व कर लेना। 1, 3 का क्या होगा देख लेते हैं। दीदी आपका, आदर्श आपका दिक्कत व्हीटस्टोन ब्रिज में था ना, आपका दिक्कत बैलेंस अनबैलेंस में नहीं था।
निधि ने कहा 1 मिनट नोट करना है, मैं पीछे नोट करवा दूंगा निधि, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल्दी से देखिए सब लोग। 1 3 का क्या हो जाएगा C1, ये 1 3 का अगर देखें सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 1 by C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by 1 plus 1 by 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 plus 1 4 by 3, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 3 by 4। उसी तरीके से इसका देखेंगे तो 1 by C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 by 2 plus 1 by 6 इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 जा 3 1 6, ठीक है, तो 4 by 6 हो रहा है, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 6 by 4। यानी फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर में कितना आ रहा है 3 by 4 और नीचे आ रहा है कितना 6 by 4, मिला करके पैरेलल में है दोनों, तो कितना हो जाएगा फाइनली C इक्विवेलेंट 6 plus 3 9 by 4, 9 by 4 फराड माइक्रोफराड। इज इट क्लियर? आ रहा है क्या 9 by 4? बताइए 9 by 4 आएगा क्या सब लोग? इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। यदि जल्दी नोट डाउन करें, यदि मैं 1 मिनट 30 सेकंड दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए करना है, ठीक है? तब तक देख लो, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। बीट स्टोन ब्रिज की खासियत क्या होती है ना, कि देखो अगर बैलेंस नहीं है तो बहुत मेहनत वाला सवाल है, और अगर बैलेंस है तो बहुत आसान सवाल है, तो बड़ा सिंपल रास्ता है इसका। मेहनत वाला सवाल भी है तो भी क्वेश्चन टफ नहीं है, उसके बारे में हम बात अलग से करेंगे, ठीक है, जब हम वहां पे हमें सर्किट को रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप स्लाइड में अपलोड कर दूंगा, आप उसके बाद थोड़े बहुत बचे पोर्शन आप लिख लेना। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। यार मेरा वॉइस लैग कर रहा है, बट आई डोंट नो, मैं नेटवर्क में कोई कंसर्न दिखा नहीं रहा है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको रिजॉल्व कर पाना। ट्राई दिस क्वेश्चन। रोहित, क्या मेरी आवाज लैग हो रही है अभी करंटली? ठीक, चलो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। अंजन ने कहा है 29 by 4। अंजन देखते हैं, रुक जा। अंजन ये मतलब क्या ही मैं कहूँ इसका, तो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। सही है शिवम, आनंद सही है, हरीश सही है, कल्याणी सही है। जिन लोगों ने दिमाग लगाया उन्होंने सॉल्व तो कम से कम नहीं किया होगा। जितने लोगों ने दिमाग लगाया है उन्होंने सॉल्व नहीं किया कम से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज कई तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है। व्हीट स्टोन ब्रिज कैन बी प्रेजेंटेड बाय वेरियस मीन्स। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्या ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है? डू यू अग्री क्या कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये? क्या ये अगेन फिर से वही बात होगी जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज का बेसिक डेफिनेशन याद करें? याद रखिए कि इसमें 4 पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं। इसमें 2 कॉर्नर्स के 2 डायगोनल्स के बीच में दिए हैं। कौन सा है? 5 माइक्रोफैराड
अब ये 5 माइक्रोफारड, अब ये 1 3 2 6 अगर प्रपोज काम का नहीं है, ये हमारा किसी काम का नहीं है, हटा देंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? Try this one, try this question. कल्याणी इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आई नो अभी इशू हुआ था, लेट मी चेक वेरीफाई दिस। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। शिवम अरीज ठीक है, कुछ गलती भी है क्या? देखो तो शिवम अरीज दोनों लोग। हाँ वही कह रहा हूँ, गलती पकड़ में आई कि नहीं। ये रविशंकर नहीं जागे हुए हो? रविशंकर कहाँ है ये? गुड मॉर्निंग। सो रहा है। हाँ गुड मॉर्निंग रविशंकर। अब दो दो मान लो रविशंकर तुम जिंदा हो, पर जिंदा लगने भी तो चाहिए, रिप्लाई अप्लाई करो तब तो पता चले कि जिंदा हो। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स की हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो x ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन सा पॉइंट है? x है, सेम रहेगा। और ये हमारा पॉइंट t है, तो ये इसको मान लेते हैं कुछ q मान लेते हैं। तो अब एक एक करके सारे पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले एंड का पॉइंट है वो क्या है? एक तो x है, और इधर से हमारा कितना है? t है। और बीच में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है q है और दूसरा पॉइंट कितना है? z है। देखते हैं क्या क्या है। तो x और z के बीच एक कैपेसिटर है 6 का, z और q के बीच एक और है क्या? 6 का। q और t के बीच एक और है, सिक्स का। क्लियर है? उसके बाद एक हमारा x और q के बीच ऊपर वाला, x और q के बीच ऊपर वाला ये 6 माइक्रोफारड। तो x और q के बीच ड्रॉ कर लिया है, x और z के बीच एक ड्रॉ कर। अच्छा x और z के बीच करना पड़ेगा, एक x और z के बीच है, ठीक है। और एक नीचे वाला क्या है? z और t के बीच में। हो गया क्या अरेंजमेंट? बोलिए। क्या ये बीट स्टोन ब्रिज नहीं किया? अगर बीट स्टोन ब्रिज है तो क्या ये बीट स्टोन ब्रिज नहीं है? क्या ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं है? और अगर ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो क्या ये किसी काम का नहीं होगा? तो क्या ऐसे कह सकते हैं? ये x है और ये क्या है? y है।
सॉल्व कर लीजिए ना, 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे भी 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पैरेलल में 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है ये? क्या सबको क्लियर है? 6 माइक्रोफैराड विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए, क्या सबको क्लियर है? 6 माइक्रोफैराड विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिट गड़बड़ है थोड़ा सा अदर, इसलिए मैंने प्रिकॉशन दे दिया था कि यूनिट गलत लिख दिया, बट वो सिली मिस्टेक है और कुछ नहीं। कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो एक और ऑप्शन देता 6 माइक्रोफैराड का। क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब हम लोग एक और सर्किट, नाइट सीरीज। ठीक है, हम एक और सर्किट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज। ये क्या है, थोड़ा अलग तरह का सर्किट है। ठीक है, जस्ट वेट, मैं नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। So I'm changing my network connection. Yes, I'm changing my network connection. Is it clear to all of you? क्या अभी आवाज क्लियरली आ रही है सबको? Am I clearly audible to all of you? Okay. Hopefully I will return back to Chhapra by tomorrow morning, तो वो ये रिजॉल्व हो जाएगा। इंक्रीज वॉल्यूम, अदर्स मेरी वॉल्यूम मैं इससे ज्यादा तेज बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे थे। तो ये इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है C1, मान लेते हैं कोई ये C1 है और ये क्या है, C2 है, और मान लीजिए कुछ यही कॉम्बिनेशन हम रिपीट करते चल रहे हैं। मान लीजिए हम यही कॉम्बिनेशन रिपीट कर रहे हैं, C1 C2 C1 C2। C1 और C2, मान लीजिए हम यही कॉम्बिनेशन सिर्फ रिपीट करते चल रहे हैं और ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट तक चलता रहता है, मान लीजिए। तो इस तरह के सर्किट को हम कैसे रिजॉल्व करें, क्या करें इसके लिए हम लोग? तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई इनफाइनाइट है तो इसके इक्रॉस मान लीजिए, पहले तो C इक्विवेलेंट जो आप निकालना चाहते हैं आप उसको मान लीजिए कि ये X होगा। C इक्विवेलेंट को पहले मैं X मान लूंगा आपके, ठीक है। C इक्विवेलेंट को क्या मान लूंगा मैं, कुछ X मान लूंगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कोई बड़ा समुद्र है, उसमें से अगर एक आध ग्लास पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर कोई इनफाइनाइट रिपीटेशंस हैं, अगर उसमें से इनफाइनाइट में से अगर एक को निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में से पहले वाले को छोड़ करके बाकी सबका इक्विवेलेंट भी ऑलमोस्ट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट भी ऑलमोस्ट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट ही होगा। ये अगर इतने बड़े सर्किट में से अगर एक पार्ट को निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो अब जब हम सर्किट को रिजॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मेरा सर्किट क्या है, C1 है, C2 है, ठीक है, और साथ साथ उन सारे इनफाइनाइट पार्ट का रिजल्टेंट हमने क्या लेना है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू X। क्लियर है? याद रखिएगा ये C1 है, ये C2 है, और एक पैरेलल आगे क्या लग गया है, उसके जगह सब पूरे की जगह क्या लग गया है, X लग गया है, और इस पूरे का टोटल इक्विवेलेंट भी कितना है, X। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। यही होता है इनफाइनाइट सर्किट। इज इट क्लियर है क्या? यानी हम अज्यूम कर लेते हैं पहले वाले को छोड़ के सबको सी इक्विवेलेंट ही अज्यूम कर लेते हैं। अगर अब मुझे कोई कहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा अच्छा ये C1 है, ये C1 है, ये कितना हो गया, पैरेलल था दोनों, कितना हो गया, C2 प्लस X हो गया, और इनका इक्विवेलेंट कितना है, इनका इक्विवेलेंट अभी भी टोटल में X ही है। अब मान लीजिए अगर 1/C इक्विवेलेंट यानी 1/X इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस X। जस्ट आपको X की वैल्यू इससे कैलकुलेट करके निकाल लेनी है। इज इट क्लियर क्या? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिर्फ एक एजम्पशन करना होता है आपको, और वो अननोन क्वांटिटी जो आपने x माना है उसको कैलकुलेट करना होता है। क्या क्वेश्चन ट्राई करें क्या? एक जब तक एक क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। आप भी सीख करोगे, मैं भी करूंगा, मैं 2 मिनट लेट करूंगा, आप मेरे से पहले ट्राई करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से इसको लिख ले 30 सेकंड में, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। एवरीवन नोट इट डाउन। एवरीवन नोट इट डाउन जल्दी। मेरी मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सबको? ओके, बिट सेटिस्फैक्टरी। सानिया समझ में आ रहा है? रिया? और लिख लिया है तो हम लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाएंगे आप। लेट्स ट्राई। याद रखना है कि देखना है कि रिपीट क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एक्सपेक्ट सबसे ये बनेगा। हो सकता है कि आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए सॉल्व करते वक्त। नो नीड टू वरी। राघवेंद्र आनंद, 2 लोग का आंसर आ भी चुका है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। लेट्स होप कि करेक्ट होगा।
सही है, आंसर भी सही है। अंजन गड़बड़ हो गया, सॉल्व किया आपने अंजन की, कोई पॉइंट, बेसिक पॉइंट मिस हो गया अंजन। आदर्श सही है। आनंद माइनस हो सकता है क्या? कैपेसिटेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। चलिए अब मैं भी कहानी शुरू करता हूं। रिया नहीं, वन नहीं होगा रिया। आनंद नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब इतना पोर्शन को भी हम क्या मान लेंगे, सी इक्विवेलेंट। तो इसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, x, और आगे भी क्या है, x। वैष्णवी सही है, अंजन गड़बड़ है, कल्याणी गलत है। तो अब हम सर्किट को रिजॉल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा, 1 है ये तो 2 है, ये तो रिपीट नहीं हुआ, यही रिपीट हो रहा है आगे, एक तो रहेगा हमारा, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, x। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, x। ये कितना है, a और b है, a और b है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी भी कितना है यहाँ पे, टोटल क्या है, x है। इज इट क्लियर? क्या है, सर्किट क्लियर है? मैंने सबको हटा करके एक कैपेसिटर लगा दिया है, कितना, x लगा दिया है। अब अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 2 और x सीरीज में है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या ये 1 है और ये दोनों सीरीज में है तो सॉल्व हो जाएगा। सबको पता होना चाहिए कि जब 1 बाई ये अगर 2 और x अगर सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 प्लस x आ रहा है क्या, सब लोग को सॉल्व करें इसको, 2 और x सीरीज में को सॉल्व कर ले आप, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं। तो सॉल्व कर लें, क्या इतना आ रहा है क्या, इसमें कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कई लोगों ने मुझे, कई लोग आप आंसर बता रहे हो, शिवम सही है, ओजस्वी गलत है, रिया गड़बड़ है थोड़ा सा, सिद्धार्थ सही आ गया। ये जो स्टेप मैंने यहाँ तक किया, आई होप यहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, 2 और x सीरीज में है, और अब ये 1 के पैरेलल में है, तो 1 के पैरेलल में है तो फाइनल सी इक्विवेलेंट, अगर मैं फाइनल सी इक्विवेलेंट की बात करूं, फाइनल सी इक्विवेलेंट शुड बी व्हाट, 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस x, एंड वी नो कि सी इक्विवेलेंट एक्चुअली में क्या है, x है। तो फाइनल इक्वेशन अपने पास कितना आ गया, 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस x इक्वल्स टू x। लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व दिस। काफी लोग आंसर में गलत ला रहे हैं, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस x प्लस 2x इक्वल्स टू 2 प्लस x इक्वल्स टू x। तो फाइनल कितना इक्वेशन आ रहा है, 2 प्लस 3x equals to x into 2 plus x. Let's solve this. X square plus 2x equals to 2 plus 3x. X square minus x minus 2 equals to 0. X square minus 2x plus x minus 2 equals to 0. ये कितना हो जा रहा है, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फाइनली आ रहा है x इक्वल्स टू 2 और माइनस 1। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कितना, 2। इज दिस क्लियर? क्या काफी लोगों ने इसको सॉल्व करने में गलती किया है, क्या ये क्लियर है? अंजन, अरीज, निधि का सही था, ओजस्वी, रिया, ओजस्वी बोलिए। सर यहाँ पे जो 2x बाई 2 प्लस x आया है, ये कैसे है, एक बार इसको फिर से बता दीजिए। 2 और x को सीरीज में निकाल सकते हो क्या, वन बाई सी करंट इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई x नहीं लिख सकते हैं आप? क्या एलसीएम नहीं हो जाएगा 2x, तो क्या x प्लस 2 नहीं हो जाएगा? ओजस्वी, ओजस्वी अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। यस सर, समझ में आ गया। याद रखिएगा, अगर C1 और C2 अगर सीरीज में है, कभी भी C1 C2 इन सीरीज है कभी भी, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। याद रखने की चीज है ये। दो कैपेसिटर जब सीरीज में दिया हो तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये
शॉर्टकट है जो अपने को दिमाग में रहना चाहिए। क्या सब एक और दूं, सब कर लोगे जल्दी से? एक और दूंगा तो कर लोगे सब लोग? इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सब लोग। ट्राई दिस क्वेश्चन। एक्सपेक्ट किए सबसे हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट किए सबसे हो जाएगा। ट्राई दिस। पोल भी लॉन्च कर रहा हूं इसमें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्किट्स। उसके बाद हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स टॉपिक शुरू करेंगे। Everyone try this. टफ क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है। Don't need to think too much. You don't need, अच्छा, but आंसर्स काफी वेरी कर रहे हैं आपके। आनंद देखते हैं, आनंद राज प्राची देखते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ यूनिफॉर्मिटी आंसर में, जो कि बिल्कुल नहीं है। सारे ऑप्शन वाइड स्प्रेड फैले में आप लोग के। सबने, किसी ने ए बोला, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। इसको सबको पता है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज अगर आ जाए तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ये। कितना है अभी तक? अभी तक हमारे पास 10 रिप्लाई आ चुके हैं। 5 लोगों ने ए का है, 3 लोगों ने डी का है, एक ने बी का है और एक ने सी का है। ए और डी के बीच बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है। ए और डी के बीच, which I totally disagree, एग्री की नहीं आना चाहिए। अब सी और एक्स मेरा पैरेलल में है। सी और एक्स मेरा अगर पैरेलल में है तो कितना होना चाहिए? इट शुड बी सी प्लस एक्स। इसको रिजॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? ये तो सी रहेगा और ये कितना हो जाएगा? सर्किट तो और सिंपल है ये तो पिछले वाले से। ये तो सी प्लस एक्स हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? दोनों पॉइंट के बीच एक्स होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि सीरीज में हो तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है? C1 इंटू C2, यानी C इंटू C प्लस एक्स बाई C1 प्लस C2। देखते हैं, अभी तक 14 रिप्लाईज आ चुके हैं मेरे पास। तो C स्क्वायर प्लस CX इक्वल्स टू 2C प्लस एक्स। देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपने पास। ये कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 2CX प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस CX। फाइनल सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को।
सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, x इक्वल्स टू, मैं तो रहूंगा तो क्या करूंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर। सॉल्व कीजिए जल्दी। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4c स्क्वायर बाई 2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2a 2। क्लियर है? गौर से देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस सी, ये प्लस ही ऑप्शन है सिर्फ, रूट 5c स्क्वायर बाई 2। गौर से देखें तो c कॉमन ले लें तो कितना आ जा रहा है, रूट 5 माइनस 1 बाई 2, रूट 5 माइनस 1 बाई 2। वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा, रूट 5 का वैल्यू किसी को याद है क्या, किसी को रूट 5 का वैल्यू याद है, क्या होता है जल्दी बताओ। राघवेंद्र कह रहा है 2.23 2.24, चलो ये ज्यादा करीब है। मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू सी इंटू 2.24 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1.24 डिवाइडेड बाई 2, यानी मिला के फाइनली कितना हो जाएगा, सी इक्वल्स टू इंटू 0.61। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। 8 लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। क्या ये सबको क्लियर है, हैव आई डन एनीथिंग एक्स्ट्रा क्या, ये सिर्फ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में ही आकर के थोड़ा बहुत आप लोगों ने गलतियां की हैं। क्या बेसिक्स इस क्वेश्चन का क्लियर है सबको, बोलो कहानी आई समझ में। सिद्धांत कह रहा है सेकंड लास्ट स्टेप तक समझ में आएगा। सिद्धांत मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं किया जो आपके 11th लेवल पे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, डी याद है ना डिस्क्रिमिनेंट, बाई 2 है। अच्छा चलो समझ में आ गया ना, ज्यादा जरूरी यही था। चलो हाँ अंजन बोलिए, बोलिए अंजन। बट तो x नंबर है, किसने कहा x c इक्विवेलेंट है अंजन, x नंबर कहाँ है, x जो है वो आपने c इक्विवेलेंट को अज्यूम किया है, नंबर को थोड़े ना अज्यूम किया है। सी इक्विवेलेंट थोड़ा ना जरूरी है कि नंबर होगा। चलिए अब हम लोग बड़ा हेडिंग डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग हेडिंग डालें, कैपेसिटर्स विद डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, हेडिंग डालें कैपेसिटर्स विद डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं अभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स विद डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक बाद में लाएंगे, पहले बात करते हैं जब कुछ मीडियम नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, और कह सकते हैं हम लोग, और कह सकते हैं नो मीडियम, नो मीडियम, नो मीडियम, और सीधा सीधा कह सकते हैं वैक्यूम, वैक्यूम between plates of capacitor, between plates of capacitor, plates of capacitor। जब कोई मीडियम नहीं हो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, उस स्थिति में क्या होती है पहले वो समझना जरूरी है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली माइनस क्यू चार्ज होगा। इसमें अगर चार्ज पर यूनिट एरिया देखें तो प्लस सिग्मा होगा, ये माइनस सिग्मा होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि किसी बीच के पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, बीच के पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना चाहते हैं तो फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है,
याद कीजिए, और हमने बताया था कि जो फील्ड होता है वो दोनों प्लेट्स की वजह से फील्ड होता है, दोनों प्लेट्स की वजह से फील्ड होता है। दोनों प्लेट्स की वजह से फील्ड कितना होता है, याद करिए थोड़ा सा, याद करिए। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिला के कितना होता था, गौर से देखें अगर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पहले वाले की वजह से, दूसरे वाले की वजह से भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल जो फील्ड होता था, जो टोटल फील्ड होता था अंदर में, वो कितना होता था, इनसाइड में टोटल फील्ड होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, जो फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता था वो क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो कहां से आ गया वैष्णवी, वैष्णवी रो कहां से आ गया, सिग्मा होगा ना। तो फील्ड जो हो गया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया, अगर इसको थोड़ा याद करना हो तो मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में कि दो फील्ड्स हैं, पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से। पॉजिटिव के भी अवे होगा और नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा, क्लियर है। दोनों का फील्ड सम हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसी तरीके से हमने निकाला था कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लीजिए प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो हो जाता था वो क्या हो जाता था, फील्ड इनटू डिस्टेंस, फील्ड इनटू डिस्टेंस कितना हो जाता था, फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। याद करिए, हमने इसी में बात किया था कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस इक्वल्स हमने बात किया था टोटल चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी से आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब आप बोलोगे सर इतनी कहानी की क्या जरूरत थी, ये तो हम पढ़े हुए हैं। क्या ये सबको रिकॉल हो गया कि जब बीच में कोई मीडियम नहीं डालते हैं तब हालात क्या होते हैं, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, से यस और नो। अगर ये पॉइंट अगर क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम कोई मीडियम को अंदर डालेंगे। ठीक है, ये बेसिक बात है जो हमने पहले पढ़ रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक को अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, साफ साफ सब लोग इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कॉपी में बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली चैलेंज करता है, याद रखिएगा, थ्योरेटिकली चैलेंज ज्यादा करता है ये न्यूमेरिकल्स में। थ्योरेटिकली जो चैलेंज ज्यादा करता है वो टॉपिक टफ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पे आप ज्यादा ध्यान दें थोड़ा सा। चलिए लिखिए जल्दी। नोट करें, 1 मिनट के बाद मैं आगे बढ़ूँ। अंजन मैं डाइलेक्ट्रिक तो अभी आया ही नहीं हूं अंजन, मैं डाइलेक्ट्रिक अगले स्लाइड में बताऊंगा क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैं अगले स्लाइड में डिटेल बताऊंगा। लिख लिया सबने, मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ अब आगे बढ़ता हूं। एक सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आप लोगों ने कि सर ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो मैं सबसे पहले, मेरा फर्ज बताना ये है कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसको समझाना जरूरी है। वो समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इसको परसीव करेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक के अगर मैं बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं डाई इलेक्ट्रिक के बारे में सिर्फ, तो डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली हम लोग कहते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम को कहते हैं।
नॉन कंडक्टिंग को आप एक वर्ड में जनरल जो आपके दिमाग में वर्ड चलता है वो इंसुलेटर भी चलता है, ठीक है। मैं इतना इंसुलेटर वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं नॉन कंडक्टिंग बोलूंगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है हमारा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम। डाइलेक्ट्रिक को हम क्या इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पहले क्या था, पहले इसके एयर था, अब क्या लगा दिया है हमने लगा दिया है एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। याद रखिएगा एयर भी एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, एयर भी एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, और जो हमने इंट्रोड्यूस किया है डाइलेक्ट्रिक, इसका भी ये भी क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब इस नॉन कंडक्टिंग मीडियम का जरूर एक रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, लेट द रिलेटिव परमिटिविटी, याद है ना, पढ़ा था एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी of medium B K, इसको हम लोग K हमने मान लिया। इसी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या क्लियर है? छोटा पॉइंट मिस कर जाते हैं, ठीक है। वैष्णवी बिल्कुल सही है, वैष्णवी मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या लिखा है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, और उसका एक रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है एप्सिलॉन आर। मैंने बताया था आपको कि इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कहां से नाम आया आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंसुलेटर मीडियम जो है वो एक तरीके का इंसुलेटर ही है, डाई इलेक्ट्रिक ही है, क्लियर है। तो इसको के कहते हैं, मीडियम का एक, हर मीडियम का अपना के होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस मीडियम का भी अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है। चलिए मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ। हम लोग क्या समझना चाहते हैं कि अगर मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो होता क्या है। सबसे पहला समझते हैं पहले क्या था। तो पहले तो मेरे पास क्या था, पहले तो मेरे पास एक प्लस सिग्मा था और ये माइनस सिग्मा था, प्लस सिग्मा था और एक माइनस सिग्मा था। तो इसके वजह से हम क्या देखते हैं कि इसके वजह से क्या होता है कि ये अंदर जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि रैंडमली अरेंज होते हैं। याद रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में साइड में लिख रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक। थोड़ा सा हमें स्पेस की कमी हो रही है, हम उसको रब भी करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक, समझना ज्यादा जरूरी है। डाई इलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के बेसिकली आपको डाई इलेक्ट्रिसिस मिलते हैं, ठीक है। कौन से? पहला है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। दो तरह के डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि देखो डाई इलेक्ट्रिसिस क्या होते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिसिस क्या होते हैं। तो पोलर का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे है एटम के अंदर। लेकिन नॉन पोलर का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं। अगर मैं पोलर और नॉन पोलर का एक एग्जांपल ड्रॉ करूं डाइलेक्ट्रिसिस में, सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिस है मेरे पास एक, और इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स अगर
इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे हम लोग नॉन पोलर। इसको एग्जांपल क्या लिखेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, सब लोग कॉपी में लिखते चलो एक एक पॉइंट में, जो भी बता रहा हूँ सब लोग लिखते चले। यहाँ पे हम थोड़ा सा, और नो नीड टू वरी, हम अभी इसको चीजों को रब करेंगे, थोड़ा हम चीजों को रब करेंगे। तो आप लिखेंगे इसको नॉन पोलर, आप लिखेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों, नॉन पोलर क्यों कहेंगे, बिकॉज positive and negative charges coincide. Positive and negative charges coincide. सब लोग लिखेंगे, मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट सब लिखवाऊंगा। सबसे पहले लिखें डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इट्स ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, हमने उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात किया। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। हमने पहला एग्जांपल दिया नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का मतलब कि कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है इनके पास, कोई डाइपोल नहीं होता है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा तो क्या डाइपोल मोमेंट होगा क्या, आप बताओ। अगर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या डाइपोल मोमेंट होगा, जस्ट रिस्पॉन्ड। अगर मेरा प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, विल देयर बी एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी होगा क्या एक दो चार्ज के बीच में, नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ना है नॉन पोलर पोलर, क्लियर है क्या। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। क्या होता है ना कि हम लोग मान के चलते हैं कि आपको आता होगा, इसीलिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बात किया जाता। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, वो है पोलर। मैं रब करूंगा चीजों को, अब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लिखते चलोगे सब ऊपर के पोर्शन को रब। मैं अब पोलर पे लिख रहा हूं, पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बिकॉज ये हमारा बेसिकली टॉपिक का उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए जरूरी है। याद रखिएगा पहले वाले में नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो है ही। दूसरा देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, देखते हैं। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देखें तो हमने उसमें देखा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कुछ ऐसी हालत है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, क्लियर है, कुछ इस तरीके से चीजें अरेंज्ड है हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं, पोलर मॉलिक्यूल से खासियत क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स are randomly arranged इस केस में भी नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। यानी मैं जो समझाना चाहता हूं कि पोलर लो या नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट दोनों में जीरो होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिसिस लो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिसिस लो, जो दोनों का हालत एक ही होगा, दोनों में नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ रही, क्यूज होते हैं वो कौन साइड करते हैं, लेकिन ओके बोलिए कल्याणी। सर अभी आप जो बोल रहे कुछ क्लियर नहीं हुआ, आवाज बहुत ज्यादा म्यूजिकली आ रहा था। समझ गया, देख गया।
क्या मेरी अभी आवाज क्लियरली आ रही है? एम आई क्लियर? क्या मैं अभी करंटली क्लियर हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियरली अभी? Just tell me, then only I can proceed ना. Let me know. क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है अभी? Am I audible? ठीक है, वो एक ग्लिच था थोड़ा सा बीच में. मुझे इतना बताओ, क्या पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्लियर है क्या? क्या पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिसिस क्लियर है क्या? मैंने बोला कि पोलर और नॉन पोलर दोनों में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. दोनों में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, पहली बात. दूसरा फर्क क्या है कि पोलर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, नॉन पोलर में वो दोनों सेपरेटेड है. लेकिन क्योंकि हर पॉसिबल रैंडमली अरेंज्ड है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है? जीरो. एम आई मेकिंग दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है सबको डाइलेक्ट्रिसिस के टाइप्स? बताइए. से यस और नो, क्या ये डाइलेक्ट्रिसिस के टाइप्स क्लियर है? क्या डाइलेक्ट्रिसिस के टाइप्स क्लियर है सब लोग? जल्दी लिख लें इसको, जल्दी लिख लें. मैं पूरा स्क्रीन रब करूंगा अभी, पूरा स्क्रीन रब करूंगा. जल्दी से लिख लें, मैं पूरा स्क्रीन रब करूंगा. टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिसिस में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिसिस. चलिए, राघवेंद्र ने पूछा कि सर पोलर में जीरो कैसे हो गया? राघवेंद्र, मैं क्या कह रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या राघवेंद्र? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है और रैंडमली अरेंज्ड है, तो ओवरऑल रैंडमली में नेट क्या लोगे? जीरो ही लोगे ना. एवरेज हर जगह हर डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो होगा. क्यों राघवेंद्र? मैं कह रहा हूँ कि एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट हर मॉलिक्यूल का निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा. तो अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में है तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? राघवेंद्र, इज इट क्लियर? चलिए, जल्दी से मैं स्क्रीन को रब करूंगा. चलिए, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बताया कि मान लीजिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला चीज होता है पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या होता है? तो नॉन पोलर हो या पोलर हो, दोनों केसेस में हमारा डाइपोल जो होता है वो अरेंज हो जाता है अलोंग द फील्ड. देखते हैं कैसे. हमारा जो डाइपोल होता है वो अरेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से. किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स को डालेंगे, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या हो जाता है? अरेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से. और अरेंज कैसे होता है देखते हैं. नेगेटिव, आवाज अनम्यूट है.
चलिए, नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। याद करिए, हमारा डाइपोल जो होता है वो फील्ड के अलोंग अरेंज होना चाहता है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो हमारा सारा का सारा डाइपोल किधर अरेंज हो गया? कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। तो हमें पोलराइजेशन टर्म डिफाइन करना बहुत जरूरी है। पोलराइजेशन देखते हैं। It is the phenomenon of arrangement of dipoles along the external field when kept between, when placed between plates of capacitor. Is this clear to all of you? मैंने बोला कि आपका नॉन पोलर हो या पोलर हो, जैसे ही उसको एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं वैसे ही वो डाइपोल के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। कैसे? सच दैट डाइपोल किधर हो? हमारा फील्ड के अलोंग हो। गौर से देखिए, हमारा इंडिविजुअल डाइपोल जो आ रहा है, हर डाइपोल का वो किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। हमारा इंडिविजुअल डाइपोल जो आ रहा है वो सारा का सारा एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया। हमारा सारा का सारा डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है? सारा का सारा डाइपोल। इसी प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? क्या सबको बेसिक डाइलेक्ट्रिक्स समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट होता है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग डालते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, वो डाइपोल के फॉर्म में एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है? अरेंज हो जाता है। और अब इसके पास अपना नेट डाइपोल मोमेंट है। पहले नहीं था, लेकिन अब इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? देखो, अब कुछ जवाब दो, क्योंकि कभी अब एंड में बोलते हो बिल्कुल आवाज नहीं आई। अभी आवाज आई है? क्लियर है सबको? पोलराइजेशन आ गया तो जल्दी लिख लो, पोलराइजेशन क्या होता है। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या? देखो, क्योंकि बीच में हिंड्रेंस रह गया इस क्लास में। आई एम वेरी एंशियस टू नो कि क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, कैसे काम करता है डाइलेक्ट्रिक्स, कैसे डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर का चार्जेस होता है, पोलर हो या नॉन पोलर हो, जैसे ही फील्ड में डालेंगे वो सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है? जैसे आप लोग भी क्या हो? आप लोग भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो। नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है जब एग्जाम नहीं होता। जैसे एग्जाम होता है सब अलाइन में आ जाते हो, सब फील्ड के अलोंग हो जाते हो, पढ़ाई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने लगते हो। तो आप लोग भी एक तरीके के नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है? चलिए, त्रिपुरारी समझ में आ रहा है? निधि हैंड रेज किया। निधि गो अहेड, पूछिए। सर, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो भी वो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा, और पोलर रखेंगे तो भी वो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम, और जो राघवेंद्र ने भी मेरे से पूछा है, कि आपका प्रॉब्लम है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है ना, तो जब इसी को डालेंगे तो नॉन पोलर वाला आप कह रहे हो कि चलो वाला अरेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन यस पोलर, नॉन पोलर वाला तो साथ साथ है। याद रखिएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। सर, थोड़ा सा वॉइस फिर से लैग कर गया एक बार। ठीक, मैं समझाने की कोशिश करूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं इन पोलर मॉलिक्यूल्स, हम बात कर रहे हैं किसमें? हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की।
जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, उसको जब फील्ड में डालते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पहले कोइंसाइड कर रहा था वो क्या हो जाता है, डाइपोल के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। ठीक है, उनके बीच भी जो सेपरेशन हो जाता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है राघवेंद्र, इज इट क्लियर? राघवेंद्र, निधि, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं वो भी पोलर हो जाते हैं, उनके अंदर भी एक डाइपोल मोमेंट स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, उनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक सेपरेशन आ जाता है। इज दिस क्लियर? तो इसी को थोड़ा हम अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने इतना तो समझ लिया कि डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की वजह से क्या फर्क पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, वो क्या बढ़ने वाले हैं देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या होता है जब 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 पोलैरिटी हो जाती है, जब पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, तो क्या होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा सारा का सारा डाइपोल क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जा रहा है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डाइपोल्स हमारे अरेंज हो जा रहे हैं। हमारे डाइपोल्स कुछ एक तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि पूरे डाई इलेक्ट्रिक में ऑलमोस्ट हम कह लेते हैं कि ऑलमोस्ट एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया है सिग्मा आई, और एक इस साइड में क्या हो गया है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया है सिग्मा आई। क्लियर है? पार्शियल क्यों? हमने अज्यूम किया कि जब सारा का सारा डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है तो हम क्या सबको हटा करके एक नेट डाइपोल नहीं मान सकते हैं? क्या हम लोग सबको हटा करके ये नहीं मान सकते कि देयर इज ए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो क्या हम, मैं बार बार मान सकते हैं बोल रहा हूं, वी अज्यूम दैट one side of the dielectric is partially negatively charged and other side of dielectric is partially positively charged. Clear है? तो देखते हैं due to polarization we assume we assume a net electric dipole moment induced in dielectric cells. We assume two sides of dielectrics having equal and opposite partial charge induced. क्लियर है? हमने अज्यूम किया कि दोनों एंड पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया है, एक तरफ नेगेटिव है, दूसरे तरफ क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि बीच में फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंदर में किसी भी पॉइंट पे, अंदर में अगर मैं चाहता हूं कि किसी भी पॉइंट पी पे, अगर मैं चाहता हूं किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालना, तो फील्ड हमको दो चार्जेस की वजह से निकालने पड़ेंगे, एक बाहर का सिग्मा और एक अंदर का सिग्मा आई। तो अगर मैं बोलूं कि नेट फील्ड एट पॉइंट पी will be equal to E external minus field due to induced charge.
एक्सटर्नल की वजह से कितना होता है, देखिएगा एक्सटर्नल की वजह से अगर मैं देखूं, एक्सटर्नल की वजह से देखूं तो कितना हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। अगर मैं इंड्यूस्ड की वजह से देखूं, अगर इंड्यूस्ड की वजह से देखूं मैं, तो इंड्यूस्ड की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कह सकते हैं, ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? मैं कह रहा हूं कि बीच में, प्लेट्स के बीच में अब जो फील्ड होगा वो दो रीजन की वजह से होगा, एक होगा एक्सटर्नल की वजह से और एक इनर साइड पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से। बोलिए निधि। सर माइनस इसलिए होगा ना क्योंकि उस फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। हाँ, ऑपोजिट होगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, उल्टा है ना चार्ज का, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें फील्ड, इसकी वजह से फील्ड तो इधर की तरफ होगा ना। क्लियर है? तो अब हमने नेट फील्ड निकाला, लेकिन आप जानते हैं कि किसी मीडियम में, वी नो इन अ मीडियम, किसी मीडियम में फील्ड कितना होता है, वी नो कि फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सीधा सीधा के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। याद करिए ना, मीडियम में जाने के बाद, राघवेंद्र में आ रहा हूं, मैं टोटल फील्ड की तरफ आता हूं। राघवेंद्र, हम जानते हैं कि किसी मीडियम में जो फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मैं इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं। फील्ड एट पॉइंट पी दो तरीके से निकाला, एक हमने टोटल चार्ज के इफेक्ट की वजह से निकाला और दूसरा हमने सिर्फ मीडियम को कंसीडर करके निकाला। क्लियर है? दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहीं से हम लोग आते हैं अब, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल कर सकते हैं, तो सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। याद रखिएगा, यहीं पे अपना आता है चार्ज या सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। मैं आज का क्लास इसी पॉइंट पे एंड करूंगा। वैसे आज हम काफी स्लो रहे, आज हमें काफी कुछ कवर करना था लेकिन नहीं कर पाए, कांट डू मच। ठीक है, नेटवर्क मेरा थोड़ा डाउन था इस वजह से। खैर, मैंने अपने आप को फिर से समझा रहा हूँ। राघवेंद्र, जो आपका सवाल था मैं उसको एक बार फिर से रिविजिट कर रहा हूँ। राघवेंद्र, मैंने कहा कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड में अगर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है? राघवेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड में चेंज हुआ है वो उस बाहरी मीडियम के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके वजह से हुआ है? राघवेंद्र, इज इट क्लियर क्या? राघवेंद्र, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कि आपका जो फील्ड पहले कितना था, पहले सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, अब क्यों चेंज आ रहा है? अब चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक ऑपोजिट चार्ज भी इंड्यूस हो गया है, तो इसके वजह से फील्ड घट जाएगा। सीधा हिसाब है, फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि मीडियम में फील्ड क्या हो जाता है, सीधा सीधा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। मीडियम में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट से। क्या क्लियर है क्या? तो हमने उन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज किया तो हमारा सिग्मा इंड्यूस्ड आ गया, चार्ज इंड्यूस्ड आ गया। क्लियर है? ये सवाल पूछा जाता है जेई में ये क्वेश्चन जरूर आता है। बोलिए। सर ऊपर जो ईपी लिखे हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पर भी तो सर हम लोग को के एप्सिलॉन नॉट लेना चाहिए। मैं ऐसे कह रहा हूँ, हमने डाई इलेक्ट्रिक्स में हमने क्या देखा कि आखिर डाई इलेक्ट्रिक्स में पहले और अपने क्या तो मीडियम डाला है तो उसके वजह से उसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक, यस सर। मैं मीडियम देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये जो चार्ज हुआ है इसकी वजह से यस सर। तो हम लोगों ने बोला कि आखिर इतना ही फील्ड कम हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी मीडियम के इंड्यूस होने की वजह से जो फील्ड होता है वो क्या हो जाता है,
फील्ड होता है वो हो जाता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए। इतना तो हम जानते थे ना पहले कि अगर मीडियम कुछ डाल देंगे तो के टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यही तो चेंज हो रहा है। हमने इन दोनों फंडों का यूज करके इक्वेट किया तो हमारे पास सिग्मा आई आया, जो चार्ज हमने इंड्यूस किया है उस सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस किया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये टॉपिक जो था क्या था, चार्ज इंड्यूस टॉपिक था। ठीक है, इज इट क्लियर? सही है, बिल्कुल राघवेंद्र, हम लोग चार्ज इंड्यूस निकालना चाहते हैं यहाँ पे। That's it for today। आज के लिए इतना ही। We got slow। We will have to take one more class। संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा तभी ये क्लियर होगा टॉपिक, क्योंकि हमें जेई के लिए एक्स्ट्रा एक क्लास चाहिए था, तो हम अगले दिन इसी में रह जाएंगे, तो we would need at least one class more। ठीक है, चलिए। वैष्णवी ने हैंड रेज किया, वैष्णवी बोलिए। सर इससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज है या फिर नॉन पोलराइज, क्योंकि वो यस सर, पोलराइज हो या नॉन पोलराइज हो, एंड में तो उसको पोलराइज ही होना है ना। यस सर, मतलब वो कैसा भी शुरुआत में, है ना। यस। और सर ये जो डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस है, तो पहले हम लोग नॉर्मली जो भी पोलराइज्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पोलराइजेशन होता है वो के टाइम्स होता है, उससे हम लोग इक्वेट कर दिए हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। हम लोग पहले से जानते हैं कि मीडियम से क्या चेंज होता है। हम लोग जो मीडियम से एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, के इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो पहले की पड़ी हुई है उसको इक्वेट किया हमारे करंट से। हमने देखा कि हमारा फील्ड पहले बाहरी की वजह था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करने के बाद एक अंदर में चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से फील्ड एक ऑपोजिट फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो फील्ड को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। नहीं राघवेंद्र, कैपेसिटेंस इन इनफाइनाइट सीरीज में पोटेंशियल कैसे लगा सकते हैं राघवेंद्र? कैन यू एक्सप्लेन? राघवेंद्र कैन यू एक्सप्लेन? क्या से वही पूछ रहे हैं कि लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगा सकते, इक्विपोटेंशियल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एंड में ना इनफाइनाइट है, यू कांट फाइंड द एंड टू इट। तो इसीलिए हम लोग उसको एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इतना तो मानना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन। आपने जो डीएसएस का बात किया, हम लोग डीएसएस एक ही दिन सब करेंगे। वी वुड ट्राई कि हम फ्राइडे को डीएसएस करें, लॉन्ग डीएसएस करें फ्राइडे को, और आप लोग तैयार रहें वो शीट के साथ भी और उस पोटेंशियल के साथ भी एक साथ। फ्राइडे को हमारा फिजिक्स में कम से कम 2-2.5 घंटे का डीएसएस चलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, और टाइम अगर नहीं हो पाया फ्राइडे को पूरा, तो सैटरडे को रखेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।